Assalamu alaikum. I'm Jabran Sheikh, and I'll be your instructor for this course, which has got title of Capital Budgeting and Financial Planning. जैसा कि टाइटल में है कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग द लेंथ ऑफ दिस कोर्स। इसके अंदर हम देखेंगे कैपिटल बजटिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग का। तो देखिए, कैपिटल बजटिंग का जहाँ तक है कि यू हैव स्टडीड बेसिक्स, आपने स्टडी किए होंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, या इससे पहले भी जो फाइनेंस रिलेटेड कोर्सेज होंगे उसमें आपने बेसिक सारे स्टडी किए होंगे। वी आर गोना लुक इनटू इट इन डिटेल। हम डिटेल में देखेंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दीज लेक्चर्स, जो कि हमारे जो एलोकेटेड स्पॉट है लेक्चर्स का, उसके दौरान हम देखेंगे कि हमने डिटेल में वी आर नॉट गोना गो लिमिट आवरसेल्फ टू जस्ट एनपीवी आईआरआर। हम इसकी दूसरी चीज़ें भी देखेंगे, जैसे मॉडिफाइड आईआरआर होगी और इस तरह के दूसरे, यानी कि कैपिटल बजटिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आपकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट से, और इस तरह के उसमें हम डिटेल में इस कोर्स को देखते जाएंगे। और एज यू वी प्रोग्रेस, जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करते जाएंगे, यू कैन सी के इट्स नॉट जस्ट कैपिटल बजटिंग, एक छोटा टॉपिक नहीं, इट्स इज अ वास्ट फील्ड। बिलीव इट और नॉट, ये बहुत वास्ट फील्ड है, और इसके अंदर हम देखेंगे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को, जिसमें बेसिकली विच आर गोना ऐड टू योर एग्जिस्टिंग नॉलेज। आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज पे हम बिल्ट अप इसे करेंगे। इसके साथ साथ एक चीज़ जो होगी, वी ऑल्सो गोना लुक इनटू एक्सेल का यूज़ भी हम देखेंगे इन लास्ट फ्यू लेक्चर। स्पेशली एक छोटी सी केस स्टडी हम करेंगे, और उसके साथ साथ सिंपल प्रॉब्लम्स करेंगे यूजिंग एक्सेल, MS एक्सेल को यूटिलाइज करते हुए, जिसमें बेसिक लेवल की कमांड होगी। और एट द एंड हम क्या वी आर गोना गो टू थ्रू अ सिमुलेशन, सिंपल सी सिमुलेशन यूज करेंगे या यूटिलाइज करेंगे। और उसमें आप देखेंगे कि हाउ, जब हम इनकॉर्पोरेट करते हैं अनसर्टेनिटी को, तो हाउ डज इट वर्क आउट, या वो कैसे किया जाता है। सो बिफोर वी गो एंड फर्दर, लेट अस कम टू रैशनल ऑफ स्टडी। रैशनल आप लोगों के सामने दिया हुआ है, एज यू कैन सी। अंडरटेकन बाय कॉरपोरेशन वगैरह के जो भी डिसीजन किस बेसिस पे करती हैं, जैसे पहले भी मैंने कहा, हम क्योंकि इन डेप्थ देखेंगे तो इसमें हम काफ़ी जो चीज़ें भी देखेंगे जो मोस्ट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स भी इग्नोर कर देते हैं, या फिर हम वी डू नॉट हैव प्रॉपर नॉलेज, या हम उसे फर्दर कंसिडरेशन में नहीं लेके आते। लेकिन इसमें देखें, मेन एम जो होगा हमारे कोर्स का थ्रू आउट द कोर्स, एक जो हमारा मेन एम या ऑब्जेक्टिव होगा, दैट वुड ऑलवेज बी के वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स, के शेयर होल्डर्स की कंपनी कैसे वेल्थ मैक्सिमाइज करती है, और उसमें कैपिटल बजटिंग का क्या रोल होगा। और ये एक थीम होगा जिसके एक गिर्द हमारा ये कोर्स घूमेगा, या उसके गिर्द हम वे करना बेसिक हमारी कंसिडरेशन यही रहेगी। और हम इसे क्या करेंगे, वे गोना टेक इट फर्दर, और इसके डिफरेंट प्रोसेसेस और टेक्निक्स वगैरह देखेंगे। इसमें देखें, जैसा कि इसमें भी दिया हुआ है, and that would be one of the most crucial part, or there are plenty of chances कि this would be the topic जो कि आपने पहली बार पढ़ा होगा। और इसे हम for this, इसकी प्रैक्टिस के लिए एंड डिटेल्स के लिए हम क्या करेंगे, मिनी केस स्टडी एक देखेंगे, और MS एक्सेल पे जैसे पहले भी मैंने जिक्र किया कि हम एप्लीकेशन देखेंगे कि एक्सेल को यूटिलाइज करते हुए आप कैसे ये चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन बिफोर वी गो एनी फर्दर, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज फार एज आई एम कंसर्न। एज आई said earlier, my name is Jibran Sheikh. I'm a faculty member of ComSet's Institute of Information Technology Islamabad campus. I've got Masters in Finance from University of Strathclyde, Glasgow. Besides that, I'm also a qualified accountant, and I've been working in corporate and social sector for last 5 years. Before joining ComSet, I used to work for USAID as finance officer, and besides that,
I have also got 7 publications and there are plenty more in the process, जो कि process में है. और my basic area of research is finance, as I mentioned earlier कि मेरी specialization भी finance है, और मेरा area of interest जो है that is more to do with practical applications of finance और historical nature के history में हम finance वगैरह का किस उसमें था, यानी कि आपकी जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस है, फंड्स की परफॉर्मेंस, मर्जर एक्विजिशन एंड द अदर थिंग वैल्यू एट रिस्क या VAR जनरली जिसे हम कहते हैं. एंड दैट्स माय इंट्रोडक्शन. सो लेट अस गो अहेड. लर्निंग आउटकम्स में हम आ जाते हैं. यस, दैट इज द मेन एम. हमारा एम क्या होगा थ्रू कि हम इतना कोर्स पढ़ने का एम क्या होगा? एस्टिमेट कैश फ्लोज, इनफ्लोज और आउटफ्लोज एस्टिमेट कर सकेंगे आप, या यू शुड बी एबल टू डू इट. रिस्क एनालिसिस हम देखेंगे कि रिस्क को कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, जैसे मैंने आपसे बात की थी जिसमें रियल ऑप्शंस, मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन. इसके अलावा जो होगा लेटर ऑन टॉपिक्स में आप जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा आपका स्टैंड अलोन एनालिसिस एंड अदर अमंगस्ट अदर थिंग्स. डिस्काउंट रेट कैसे होगा, दैट वुड बी डिस्कस्ड इन, जो कि हम लेटर डिस्कस करेंगे. दैट बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल के टॉपिक में. अप्रेजल मेथड्स जैसे आपके पास है नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, पे बैक पीरियड एक्सेट्रा. एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हम डिस्कस करेंगे, जो कि बेसिकली हो गए किनके, इन सारे उनके, और इसके अलावा जो हम रिस्क एनालिसिस वगैरह होगा उसके बेसिक क्राइटेरियाज क्या होते हैं और उनकी बेसिस पे हम कैसे कोई प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे. एंड दैट, ये जो मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था, आई एम गोइंग टू लिंक इट ओवर देयर. अब फाइनेंशियल प्लानिंग थ्रू आउट द कोर्स हम बीच में डिस्कस करते रहेंगे. लेटर ऑन वी विल डिस्कस डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पे होगा, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वगैरह के टॉपिक्स जब हम डिस्कस करेंगे तो ये दे आर गोइंग टू बी डिटेल में इलेबरेट हो जाएगा ये पॉइंट भी आप लोगों के. और दूसरी हम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल फाइनेंसिंग के सोर्सेज होंगे. प्लीज़ कीप इन माइंड कि ये जो कोर्स का होगा दैट वुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू पाकिस्तान की, उसमें कॉन्टेक्स्ट में बेशक है, लेकिन वी आर नॉट गोना रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट फॉर पाकिस्तान. इंटरनेशनल लेवल के भी हम वो टॉपिक्स वगैरह या इसमें काफ़ी कंसिडरेशन आ जाती हैं. और एक और वजह ये है कि एज फार एज फाइनेंस इज कंसर्न, पाकिस्तान की जहाँ तक है या आपके जो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं, वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम हमेशा हमें रहता है कि दी फाइनेंस और ये जो आपकी फाइनेंशियल मार्केट्स वगैरह, फर्म्स वगैरह, ये सारी के दे आर एट दी इनिशियल स्टेजेस पे है हमारी मार्केट. और इसी तरह फर्म्स वगैरह में भी क्या होता है कि ऑन एवरेज जो एक्सेप्ट फॉर लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज के अलावा ये टेक्निक्स मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल डोंट नो अबाउट दिस टेक्निक्स. सो लेकिन हम दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी देखेंगे, वी हैव टू कीप आवर फोकस वाइड एंड ब्रॉड व्यू के साथ हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे, पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में भी और इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी हम ये डिस्कस करेंगे. एंड वन मोर थिंग आई जस्ट वांटेड टू ऐड, दैट वाज कि वी आर नॉट गोना रिस्ट्रिक्ट अवर टॉपिक, या इस जो भी हमारा सब्जेक्ट मैटर है इसे हम रिस्ट्रिक्ट कॉर्पोरेट सेक्टर पे नहीं करेंगे. वी आर ऑल्सो गोना डिस्कस पब्लिक सेक्टर या सोशल सेक्टर इंटरप्राइजेस के लिए भी वो देखेंगे, लेकिन दैट वुड बी एज आई मेंशन्ड अर्लियर नॉट टुडे, दैट वुड बी और नॉट इन दिस लेक्चर, दैट वुड बी कम लेटर ऑन हम ये चीज़ें देखेंगे. कोर टैक्स की जहाँ तक बात है, दैट इज गोइंग टू बी ब्रिगम एडथ की बुक है, दैट इज 12th एडिशन. सॉफ्ट कॉपी आपको प्रोवाइड की जाएगी बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम दैट बुक इज रियली हार्ड टू फाइंड. हैंडआउट्स होंगे आपके, एंड if they come along that's really good, not सिर्फ related to this subject, लेकिन in general भी that would add to your knowledge. जैसे आपकी दो दी हुई हैं,
ये जो होगी बेसिकली ऑल ऑफ दीज वेबसाइट लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं फाइनेंस से रिलेटेड या फाइनेंस के पोर्शन या प्रैक्टिकली स्पीकिंग इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड होगी। और इसमें एक जो चीज़ होगी कि यू कैन ईजिली फाइनेंशियल डाटा के लिए दीज आर वेरी गुड एंड रिलायबल वेबसाइट्स। एक्सेल शीट का जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, MS एक्सेल आपके पास होना चाहिए, या इफ़ यू डोंट हैव इट प्लीज़ इंस्टॉल इट सिंपली बिकॉज लेटर हमें जो हमारे प्रैक्टिस सेशंस चलेंगे या जो केस स्टडीज़ वगैरह होगी उसमें हम MS एक्सेल का स्टेप बाय स्टेप उसका यूटिलाइजेशन और यूजेस देखेंगे। सो लेट अस मूव टू आवर फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, दैट इज़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का अप्रेजल है पहला टॉपिक हमारा। So first of all, let's go to the basic definition. कैपिटल बजटिंग है क्या चीज? देखिए क्या एनालाइज करते हैं कैपिटल बजटिंग में, या कैपिटल बजटिंग का क्या, दैट इज अ प्रोसेस जिसके अंदर हम लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस को या हमारे जो कैपिटल एक्सपेंसेस होंगे जैसे या इन्वेस्टमेंट होगी, हम उसे क्या करते हैं डिसाइड करेंगे आइदर वी शुड अंडरटेक इट और नॉट। देखिए इस कॉन्टेक्स्ट में इसमें कोर्स में जितना भी हम पढ़ेंगे वी टेक हर प्रोजेक्ट, ये जो आपका है लेट मी गिव यू बिफोर वी गो एनी फर्दर, जो भी आपका कैपिटल एक्सपेंस होता है वी ट्रीट इट एज प्रोजेक्ट, वी आर गोना ट्रीट इट एज प्रोजेक्ट, या ये डिफरेंट प्रोजेक्ट के तौर पे हम ट्रीट करते हैं सिंपली टू मेक आवर लाइफ इजियर ऑन एनालिसिस पर्पजेस के लिए, जो आप लेटर ऑन भी देखेंगे ड्यूरिंग द कोर्स के दौरान या विद पैसेज ऑफ टाइम यू विल गेट टू नो कि व्हाई आर वी डूइंग इट। लेकिन इसमें होता है बेसिकली कैपिटल बजटिंग में आप क्या करते हैं मोस्ट बेनिफिशियल वो प्रोजेक्ट लेंगे एक्सेप्ट करेंगे जो कि आपकी फर्म के वैल्यू एडिशन कर रहा हो, यानी कि वंस अगेन जो हमारा बेसिक क्राइटेरिया था पहले भी हमने जिक्र किया वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम वो देखते हैं। यस दैट इज, इसमें देखें ये जो एक्सपेंडिचर है ऑन फिक्स्ड एसेट्स पे हम करेंगे या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पे, इसमें क्या होता है कि हमने क्या देखना है कि ये रिटर्न्स किस सूरत में हमें देंगे इन द वे ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जनरली जिसे हम सूद कहते हैं, डिविडेंड की सूरत में, और कैपिटल एप्रिसिएशन, एंड ये क्या करते हैं दे आर गोना ऐड टू आवर वैल्यू। देखें और जनरली हम क्लासिफाई करेंगे वंस अगेन इफ़ यू रेफर बैक टू अकाउंटिंग जो बेसिक आपने पढ़ी होगी उसमें भी हमेशा से होगा फ्रॉम स्टार्ट हम कैपिटल उसे कौन से एक्सपेंसेस हम इंक्लूड करते हैं, या वो एक्सपेंसेस जो कि 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए कंपनी करती है, या इंटेंशन ये होती है कि मोर देन 1 ईयर वो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करें, हम उन्हें क्या करेंगे भी मतलब सिंपली क्लासिफाई करेंगे कि दे आर गोइंग टू बी आवर कैपिटल एक्सपेंसिव। Yes, just wanted to bring your attention to this note कि क्या प्रोजेक्ट हो, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये इंटरचेंजेबली हम यूज़ करेंगे, यानी कि लेट मी सिंपलीफाई करता हूँ कि हम क्या कहेंगे कि फॉर पर्पज ऑफ दिस कोर्स प्रोजेक्ट हो, वी आर गोना से कि प्रोजेक्ट इज एक्चुअली कैपिटल इन्वेस्टमेंट का होगा एंड दैट वुड मीन कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, और इस वजह से हम इंटरचेंजेबली यूज़ करेंगे। इफ़ आई यूज़ वर्ड प्रोजेक्ट दैट मीन्स कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होगा, इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर व्हाटसोएवर। एग्जांपल अगर आप देखते हैं, देखें परचेज ऑफ न्यू इक्विपमेंट है, एक्सपेंशन होगी, बाइंग ऑफ अदर कंपनी या मर्जर्स, एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, और नाउ वी कम डाउन टू द इम्पोर्टेंस। इसमें देखें बिफोर वी गो एंड फर्दर लेट मी गिव यू, इन सारों में एक चीज कॉमन है, इनकी लाइफ क्या होगी, इट्स गोइंग टू बी मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा लाइफ के लिए होगी या इनके लाइफ स्पैन होगा। परचेज ऑफ न्यू इक्विपमेंट, तो ये क्या होता है जैसे आपने मशीनरी वगैरह लिया है
ऑब्वियसली एक साल में आप वो नहीं करेंगे, उसे ख़त्म नहीं करेंगे या वो फिनिश नहीं होगी। इसी तरह प्रोडक्शन फैसिलिटी, जैसे आपने बिल्डिंग वगैरह कोई है इरेक्ट कर रहे हैं या फिर नई बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं, थिंग लाइक दिस, मर्जर कर रहे हैं या इसे मर्जर है या एक्विजिशन है, एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी भी ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी यूटिलाइज फॉर मोर देन 1 ईयर। और एक चीज़ इन सारों में कॉमन होगी, दे आर गोइंग टू बी, इनका अगर आप इन टर्म्स ऑफ मनी अगर आप देखना चाहते हैं कि कहते हैं कि इनका क्या वो होगा, दे आर गोइंग टू बी हैवी एक्सपेंसेस इन टर्म्स ऑफ, मैं डॉलर साइन दे देता हूँ मनी के लिए कि पैसे के उसमें देखें तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स या मिलियन ऑफ रुपीस इसमें इन्वेस्टमेंट होती है। इम्पोर्टेंस इसकी क्या है, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन कैसे वो करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर, एक एग्जांपल सिंपल सी देता हूँ, R&D पे अगर एक्सपेंस कर रहे हैं या R&D पे आप खर्चा कर रही कंपनी, इसका क्या मतलब है कि वो नए प्रोडक्ट्स या रिसर्च कर रही है, नए प्रोडक्ट्स वगैरह को इंट्रोड्यूस करना चाहती है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को क्या ऑब्सोलीट होने से बचाना चाह रही है। सर्वाइवल एंड ग्रोथ क्या होगी कि अगर आप नहीं करेंगे, यानी कि एक्सपेंसेस नहीं करते लॉन्ग टर्म, नए इक्विपमेंट नहीं लेते, प्रोडक्शन फैसिलिटीज इनहांस नहीं करेंगे, तो क्या होगा, योर फर्म इज गोना लूज आउट, या वो क्या होगी, दूसरी कोई कंपनी उसे टेक ओवर कर लेगी। इसमें देखें, पहले भी मैंने कहा कि इसमें क्या है, हैवी एक्सपेंसेस है या लार्ज आउटले ऑफ कैश है। मेजर इम्प्लीकेशन क्या होती है, इफ़ यू गेट इट रॉन्ग, यानी कि आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं या पैसा अपना झोंक देते हैं जिसका आपके पास कोई रिटर्न नहीं आता सही। फॉर एग्जांपल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10% और वो 0 रिटर्न दे रहा है, तो इसका क्या मतलब होगा इन लॉन्ग टर्म, एक तो ये होगा लिक्विडिटी क्रंच क्या होगा, आपके पास पैसे की शॉर्टेज हो जाएगी, इंसॉल्वेंसी, कंपनी इंसॉल्वेंट भी हो सकती है और बैंकरप्सी यानी कि बैंकरप्ट भी हो सकती है। प्लीज कीप इन माइंड कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी। और इसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर आपने लेट्स से कि R&D में कई एग्जांपल ले, तो इसमें आपने $100 मिलियन का आपने पैसा लगा दिया, तो इसका क्या मतलब है, यू कैन नॉट लिक्विडेट इट। अब ये नहीं होगा कि आप कहते हैं जी हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमने एक्सपेंस किया है लेकिन हमारी मर्जी के मुताबिक रिजल्ट नहीं आ रहे, इसलिए हमें लिक्विडेट कर देना चाहिए या इससे जान छुड़ा लेनी चाहिए। उसकी वजह क्या होगी, सिंपली बिकॉज कि वो जब तक वो कंप्लीट नहीं होती, यू आर नॉट गोना गेट एनीथिंग बैक। और इस तरह एसेट्स का भी होता है कि वंस यू कमिट, आपको देयर इज नो टर्निंग बैक, यू कैन सिंपली से कि देयर इज नो टर्निंग बैक वाली सिचुएशन आती कि आप वापस नहीं हो सकते उस पॉइंट से। और उसकी रीजन क्या होता है कि आपने यू हैव टू, देयर आर प्लेंटी ऑफ कंसिडरेशन जो हम लेटर ऑन भी पढ़ेंगे, सो यू वुड गेट द आइडिया। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्योंकि स्टार्ट है, तो वी आर गोइंग सिंपली से कि इट्स रियली हार्ड टू टर्न बैक, और फ्लेक्सिबिलिटी इनमें बहुत कम होती है। लिक्विडिटी पे इम्प्लीकेशंस क्या है, लिक्विडिटी की बात करें तो इसमें देखें कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। आउटफ्लो क्या होगा, जो आपने एक्सपेंसेस कर दिए होंगे, यानी कि यू हैव या स्पेंड कर दिया पैसा। इनफ्लो क्या है, रिटर्न्स की सूरत में आ रहा है आपके पास, ये रिटर्न इनकम होगी, अदरवाइज सिंपल वर्ड में सिंप्लीफाई करें तो दैट वुड बी इनकम, इनकम आ रही है आपकी। और इस वजह से हम ज्यादातर लिक्विडिटी का इम्पैक्ट जरूर इसमें देखेंगे या लेटर भी हम देखते जाएंगे। यस, इसका क्या इम्प्लीकेशन क्या होती है कैपिटल बजटिंग में या कैपिटल एक्सपेंसेस जब भी आप करेंगे, प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, इसका क्या मतलब है कि आपका पैसा काफ़ी अरसे तक वो स्टक हो जाएगा। और उसकी वजह से क्या होगी, पैसा जैसे R&D की प्रीवियस उसमें स्लाइड में मैंने एग्जांपल दिए, 100 मिलियन आपने स्पेंड कर दिया, दैट मीन्स इट्स स्टक अनलेस अनटिल आप कंप्लीट कर दें, तब तक यू आर नॉट गोना गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट, रिटर्न नहीं आएंगे। और अगर आपकी लिक्विडिटी पोजीशन या कैश पोजीशन में प्रॉब्लम आ जाता है
तो उसका क्या होगा, इम्पैक्ट क्या आता है कि आपको फर्दर कैपिटल एक्सपेंसेस को कट करना पड़ेगा। इसकी एक एग्जांपल है 2007 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उसमें वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम विद कंपनीज या बैंक्स जो भी कोलैप्स किए थे, एक कर गए थे, कंपनीज थी जिसमें सर फहरिस्त जो थी आपकी लिमन ब्रदर्स का भी केस था, देवर एचबॉस, हेलिफैक्स बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, मैरिल लिंच वगैरह। इनकी लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी पे किसी को डाउट नहीं था, लेकिन शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम इन कंपनीज का क्या था कि देवर आउट ऑफ कैश। इम्पैक्ट ऑफ अर्निंग अकाउंटिंग प्रॉफिट की अगर बात करें तो क्या होगी, जब भी आप प्रोजेक्ट में वो करेंगे, वो क्या करेगा, आपके रेवेन्यूज पे इम्पैक्ट होगा, एक्सपेंसेस पे और एसेट्स। फॉर एग्जांपल अगर आप न्यू परचेज करते हैं, बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं, तो ये क्या कर रही है, आपके एसेट्स को बढ़ा रही है, और रेवेन्यूज क्या हो जाएंगे आपके, ऑब्वियसली रेवेन्यूज कम हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। उसकी वजह ये होगी कि एग्जिस्टिंग प्रॉफिट्स में से आपकी डिप्रिसिएशन लेस हो जाएगी, और एक्सपेंसेस वगैरह ऑब्वियसली एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, डिप्रिसिएशन का एक्सपेंस आपका बढ़ जाएगा, थिंग लाइक दीज। और इसके अलावा इससे क्या होगा, अर्निंग पर शेयर आपकी कम हो जाएगी, और प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या हो जाएगी, ये अप एंड डाउन होगी। गिवन दैट कि अगर आपके रेवेन्यूज आना शुरू हो जाते हैं स्ट्रेट अवे, तो ये अप हो जाएंगी, अदरवाइज दे आर गोना कम डाउन। इम्पैक्ट ऑन कैश फ्लोज, एक क्या है कि रिड्यूस, इंक्रीज और रिड्यूस थी, ये इसमें क्या होता है, अनसर्टेनिटी का एलिमेंट आता है, जो मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया, जो कि हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, लेकिन नॉट एट दिस पॉइंट, लेटर ऑन उसमें जब हम डिस्कशन पे आएंगे, जैसे स्टैंड अलोन एनालिसिस वगैरह होगा उसमें, और रिस्क का फैक्टर को जब हम डिस्कस करेंगे वो सिमुलेशन वगैरह में, वी आर गोना इनकॉर्पोरेट दिस। कैश फ्लोस पे इसके अलावा क्या होता है, कई बार होता है ये कि प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम क्या आ जाता है। फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोजेक्ट लिया है, ठीक है, प्रॉफिटेबल है एंड एवरीथिंग, लेकिन उसकी वजह से आपके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स के कैश फ्लोज नेगेटिव हो सकती है या उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, तो वो हम उसे कहेंगे दे हैव गॉट नेगेटिव कोरिलेशन। फॉर एग्जांपल अगर आपने पेट्रोल पंप लगाया है और एट द सेम टाइम आप सीएनजी स्टेशन भी सामने खोल लेते, गिवन दैट के सीएनजी और पेट्रोल में के जैसे आजकल की सिचुएशन है या जनरली पाकिस्तान में होता है कि आपके पास क्या हो जाता है, सीएनजी का नागा होता है या छुट्टी होती है, 2-3 दिन बंद होती है। लेट्स से इफ यू रिमूव दैट कंडीशन, तो उसमें क्या होगा, अगर आपने सीएनजी स्टेशन भी लगा लिया है, एट द सेम टाइम वहीं उसी एरिया में पेट्रोल पंप भी लगाया, तो उसका क्या होगा, पीपल वुड प्रेफर सीएनजी सिंपली बिकॉज कि उसकी माइलेज भी ज़्यादा है, वो चीप भी है। तो क्या होगा, आपका वो प्रोजेक्ट सीएनजी के प्रोजेक्ट की वजह से आपके पेट्रोल पंप का जो प्रोजेक्ट है उसके कैश फ्लोज पे क्या होगा, इम्पैक्ट होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। सिंपल रीजन उसका क्या होगा कि सीएनजी और आपकी ये पेट्रोल है, ये एक दूसरे के अल्टरनेटिव है। लेकिन आप पेट्रोल पंप है, उसमें आप सिर्फ पेट्रोल बेच रहे हैं, और लेकिन आप उसके साथ हाई ऑक्टेन या दूसरे डीजल है, लाइट डीजल है, डीजल वगैरह भी ऐड कर लेते हैं, तो क्या करेगा, वो आपकी पेट्रोल पंप की इनकम को बढ़ा देगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स पे हम आते हैं। तो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट कौन से होते हैं, जो कि क्या होंगे कि एक को अगर आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं तो दूसरे पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जो हमने प्रीवियस जो अभी हमने डिस्कस की थी एग्जांपल सीएनजी स्टेशन और पेट्रोल पंप की, तो आर दे इंटरलिंक्ड, एक्चुअली दे आर। उसकी वजह यह है कि अगर आर दे इंडिपेंडेंट, एक्चुअली दे आर नॉट गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट, क्योंकि उनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन एग्जिस्ट करती ही होगी कि अगर आपने सीएनजी स्टेशन लगाना है तो आप और पेट्रोल पंप भी लगाना है, दोनों आप इकट्ठे लगा लें। अदरवाइज क्या होगा कि आप अलग-अलग लगाने की बात करते हैं, तो सीएनजी स्टेशन लगाएंगे या पंप लगाएंगे, तो आप पे डिपेंड करेगा कि वो दे आर नॉट गोइंग टू बी 100% इंडिपेंडेंट, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हम बिल्डिंग बना लेते हैं पेट्रोल पंप लगाने की जगह, और उसमें क्या होगा कि अगर आप बिल्डिंग बना भी लेते हैं, वहाँ पर फ्लैट्स का कम्प्लेक्स बना लेते हैं रादर देन पेट्रोल पंप या पेट्रोल स्टेशन के, तो उसका क्या होगा, इट वुड हैव नो इम्पैक्ट ऑन सीएनजी। आपके सीएनजी स्टेशन के प्रोजेक्ट में कोई खास उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। कि अगर आप रिजेक्ट कर देते हैं यानी कि बिल्डिंग नहीं भी बनाते, तो सीएनजी स्टेशन पर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होना। लेकिन अगर आप
पेट्रोल पंप बनाते हैं उसके बाद सीएनजी स्टेशन बनाएं या ना बनाएं, ऑब्वियसली पहले भी हमने डिस्कस किया कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स क्या होंगे? यानी कि इसमें क्या मीन कि अगर आप एक इफ यू एक्सेप्टेंस ऑफ वन प्रोजेक्ट लिमिट्स अदर्स फ्रॉम कंसिडरेशन, यानी कि अगर आप प्रेफर करते हैं, आप कहते हैं कि क्योंकि लोग जो है पेट्रोल डलवाते नहीं, पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है, सीएनजी स्टेशन का है कि सीएनजी की फरवाली कोई आपका रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप क्या प्रेफर करेंगे कि अगर आप दोनों को इकट्ठा अंडरटेक करें, लेट्स से कि इवन इफ यू कैन, लेकिन आप पे रिस्ट्रिक्शन है, आप कहते हैं कि हमारे पास टोटल है $100 मिलियन और मैं कहता हूँ कि आपके सपोज कर लेते हैं 60 मिलियन का जो है सीएनजी लगेगा और एट द सेम टाइम 70 मिलियन का जो है मैं कहता हूँ पेट्रोल पंप है। तो इन दिस केस बेशक आप दोनों को इकट्ठा कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है आपके पास, द मेन थिंग इज दिस, आपकी कैपिटल की रिस्ट्रिक्शन है, इस वजह से आप क्या है आइदर यू आर गोना गो फॉर दिस और दिस, तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह देखेंगे कि पंप सीएनजी पंप लगाया जाए लॉन्ग टर्म में एंड शॉर्ट टर्म, बहुत कंसिडरेशन आप करने के बाद फैसला लेंगे। कंटिंजेंट प्रोजेक्ट्स क्या होता है? इसमें देखिए एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन क्या होगी, ऑफ विच इज डिपेंडेंट अपॉन डिसीजन टू एक्सेप्ट। अब देखें पेट्रोल पंप पे का मैं कहता हूं पेट्रोल पंप पे ही अगर आप कहते हैं कि लाइट डीजल होना चाहिए, लाइट डीजल का भी हम पंप लगाएं, तो उस पर क्या है कि यू कैन नॉट हैव दैट ऑन सीएनजी स्टेशन, कि अगर आपने सीएनजी स्टेशन खोलना है तो इसका क्या मतलब होगा, दैट वुड मीन कि ये तो हो गई नहीं, लेट्स से, लेकिन फ्यूचर में आप कहते हैं सीएनजी पे पाबंदी लग रही है, गवर्नमेंट खत्म कर रही है, फर्दर लाइसेंस नहीं मिलते, आपने पेट्रोल पंप खोला है, तो उस पर क्या होगा, ये लाइट डीजल अगर आपने बेचना है या आप इसकी प्लानिंग कर रहे हैं सेल करने की, तो दैट वुड बी डिपेंडेंट अपॉन दिस, ये पेट्रोल पंप अगर होगा ओनली देन यू कैन कंटिन्यू विद दैट। ये देखें दैट इज वन थिंग। कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकते हैं, सब्सिट्यूट भी हो सकते हैं। इन दिस केस ये क्या है, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री है कि अगर आपके पास डीजल का यानी पेट्रोल पंप खोला है, पेट्रोल है, डीजल है, लाइट डीजल या हाई ऑक्टेन वगैरह भी वो यूज़ करते हैं, तो क्या होगा कि वो क्या होगे आपके कॉम्प्लीमेंट करेंगे, फर्दर ऐड करेंगे वैरायटी में। और एट द सेम टाइम पेट्रोल के साथ साथ या आपने हाई ऑक्टेन रखा है, पेट्रोल का वो सब्सिट्यूट अगर हो जाता है तो उसमें क्या होगा कि वो उनमें सब्सिट्यूशन आ जाएगी, लेकिन एटलीस्ट दे आर गोना ऐड, डाइवर्सिफाई कर देंगे आपके प्रोजेक्ट्स को या आपके प्रोडक्ट्स को। नाउ वी कैन डिस्कस टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड अपॉन कैश फ्लोस की बेसिस पे हम वो डिस्कस करेंगे। इन्वेस्टिंग प्रोजेक्ट्स क्या है, दे आर गोइंग टू बी इसमें क्या है कि इन्वेस्टिंग प्रोजेक्ट क्या है कि एक बार आपने इन्वेस्टमेंट करनी है और उसके आपको क्या होगा रिटर्न्स आते रहेंगे, और ये क्या होगा एक ही आपका बेसिकली स्टार्ट में आपने नेगेटिव साइन होगा, नेगेटिव कैश फ्लो होगा, दैट वुड बी योर आउटफ्लो, और रेस्ट जो होंगे लेट्स से कि 5 साल का प्रोजेक्ट है 4 और 5, इसमें क्या होगा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, एंड दे आर गोइंग टू बी क्या हो गए, दे आर इन्वेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है कि एक बार आपने इन्वेस्टमेंट की और आपको बाकी कैश फ्लोज आपके पास आते रहेंगे। फाइनेंसिंग का क्या होगा कि फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट क्या है कि आपने लोन लिया है, लेट्स से कि आप लोन ले लेते हैं, आपने 5 साल में मैं कहता हूँ 100 का आपने लोन लिया है, तो इनिशियली ये क्या होगा पॉजिटिव इनफ्लो है, और 5 सालों में मैं कह देता हूँ कि यही 1 2 3 4 एंड 5 आपने क्या करनी इंस्टॉलमेंट्स इनकी पे करनी है विद और विदाउट इंटरेस्ट व्हाटसोएवर द केस, तो उसमें क्या होगा दैट वुड बी योर क्या है कि इसमें और दे आर गोइंग टू बी ये दोनों दे आर इट्स ऑपोजिट।
और इसमें भी क्या होगा, इसमें क्या हमने कहा था इन्वेस्टिंग प्रोजेक्ट्स में कि आपका शुरू में आउटफ्लो नेगेटिव होंगे, लेटर वो पॉजिटिव होंगे। इसमें क्या होगा कि आपके आउटफ्लोज क्या होंगे, शुरू में पॉजिटिव होंगे, सॉरी एक्चुअली दैट वुड नॉट बी आउटफ्लो, इनफ्लो होगा, और लेटर ऑन ये आउटफ्लो होंगे। मिक्सचर क्या होगा कि आपने शुरू में लेट्स से कि आपने फाइनेंस कराया, शुरू में फाइनेंस कराया प्रोजेक्ट, पॉजिटिव आ गया आपके पास, इनफ्लो होगा। लेटर ऑन क्या किया है, लेट्स से कि सेकेंड ईयर में आपने क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिए, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। एंड दे आर गोइंग टू बी, वो क्या होगा, मिक्सचर होगा, दे आर कॉल्ड मिक्सचर और नॉन नॉर्मल कैश फ्लो प्रोजेक्ट्स या मल्टीपल। इसमें क्या होगा, मल्टीपल चेंज ऑफ साइंस होगी। फॉर एग्जांपल आपने लेट्स से कि पहले साल में पैसा लिया, बैंक से लोन लिया, पैसा है, दूसरे साल में उसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, फिर 3-4 साल आपके पास इनकम आई, या 2 साल इनकम आई, तीसरे साल आपने फर्दर उसमें एडिशन की या फर्दर इन्वेस्टमेंट की, थिंग लाइक दीज। स्टेप्स हम देखेंगे। सबसे पहले क्या होगा स्टेप, कैश फ्लोज, इनफ्लोज और आउटफ्लोज को आपने जज करना है, कौन सा इनफ्लो है कौन सा आउटफ्लो, और उनके एस्टिमेशन हमने करनी है। उसके बाद हमने क्या होता है, असेस करना होता है रिस्कीनेस या रिस्क फैक्टर प्रोजेक्ट का क्या है। और इसमें यू हैव टू कीप इन माइंड इट्स नॉट ओनली गोइंग टू बी फाइनेंशियल, फाइनेंशियली नहीं, नॉन फाइनेंशियल भी होगा, जो लेटर हम इट इज सेड हियर डिस्कस करते जाएंगे। फाइनेंशियल एस्पेक्ट, देन लेटर ऑन नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट या स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन एंड अदर थिंग। अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट, ये हम कैसे करेंगे, और उसके बाद क्या है, मेथड और टेक्निक हमने अप्लाई करनी। देयर गोइंग टू बी डिस्काउंटिंग, 2 बेसिक टेक्निक्स होती है या 2 टाइप की होगी, डिस्काउंटिंग और नॉन डिस्काउंटिंग। और उसके बाद हमने क्या करना है, क्राइटेरिया की बेसिस पे डिस्काउंटिंग, हर टेक्निक का अलग क्राइटेरिया होगा, उन्हें समराइज करना है कि शुड वी टेक द प्रोजेक्ट और नॉट। लेट्स गो टू टेक्निक्स और मेथड्स। ये क्या है, पहला मेथड क्या है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो या कैश फ्लो को डिस्काउंट किए बगैर जो टेक्निक्स हैं। इसमें कौन कौन सी हैं, इसमें देखें एक चीज होती है, इसमें आप टीवीएम का एक कॉन्सेप्ट होता है, टाइम वैल्यू, दैट इज गोइंग टू बी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हम कंसिडर नहीं करेंगे या हम डिस्काउंट नहीं करेंगे। उसमें क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न और एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न वगैरह की ये टेक्निक्स है, मेथड्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। पेबैक मेथड है सिंपल, और ये क्या होगा, लेटर नाउ इन दीज हम क्या करेंगे, टीवीएम को, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करेंगे। इसमें क्या होगा, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, रेजिडुअल इनकम, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड लेटर क्या है, तीसरा क्या है कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो, इसमें भी हम टीवीएम को यूज करेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, दैट वुड बी देयर गोइंग टू बी, ये वो है जो मोस्ट ऑफ टाइम बेसिकली ये आप लोगों ने क्या किया होगा, लेट मी पुट इट हियर। आपको जनरली पता होगा इनका, ये आप लोगों ने किए होंगे। इफ़ यू हैव नॉट डन इट, ये आपके फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में आ जाएगा, या आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह में ये किया। इफ़ यू हैव नॉट डन इट, यू डोंट नीड टू वरी, हम इसमें करेंगे, लेकिन वी आर नॉट गोना स्ट्रेस ऑन दिस, या हम इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। उसमें क्या है, लेटर में क्या है, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू या एपीवी टेक्निक क्या होंगी, ये भी हम देखेंगे। मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या MIRR, ये चीज़ें हम देखेंगे। ओके, फर्स्ट मेथड या फर्स्ट टेक्निक को हम देखेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या देयर गोइंग टू बी प्लेंटी ऑफ नेम, बेसिकली टेक्निक इज सेम, लेकिन नाम इसके काफ़ी ज़्यादा है। सो
प्लीज़ डू नॉट गेट कंफ्यूज, ये नहीं है कि ये दे आर डिफरेंट, दे आर ऑल सेम, ये इनका बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक मेथड सेम ही होगा। लेकिन उससे पहले क्या है कि हमारा प्रॉब्लम क्या आता है, हर एनालिस्ट का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, वर्जन ऑफ रिटर्न और प्रॉफिट काफ़ी डिफरेंट हो गए। फॉर एग्जांपल एक जो है इसमें हम करते क्या है, फर्दर एवरेज क्या होगी, हम क्या करते हैं कि एवरेज देखते हैं कि कैपिटल हमने कितना लगाया और रिटर्न कितने दे रहे हैं। लेकिन हम इन दिस कोर्स हम क्या करेंगे, नोपैड को यूज करेंगे, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन, वेयर नोपैड में देखें क्या है, अगर इसे कैलकुलेट करना हो तो ये देखें 1 माइनस टी जो है दैट इज कॉल्ड, ये टैक्स यील्ड होती है। और इसमें हम क्या करते हैं, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस का हम देख रहे हैं तो यानी कि हम क्या करें, नेट प्रॉफिट प्लस आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। उसकी वजह क्या होती है, देखें ये हम क्यों करें, इंटरेस्ट का होता है दैट इज इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 इंटरेस्ट दिया है तो और आपका टैक्स रेट 35% है, तो इसका क्या मतलब होगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.35, दैट वुड मीन के 100 मल्टीप्लाई बाय 0.65, यानी कि इन इफेक्ट आपको इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी पड़ रही है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी 100, एक्चुअली दैट इज गोइंग टू बी 65, सिंपली बिकॉज 35 रुपए की या 35 व्हाटसोएवर मिलियन लेना चाहते हैं, या इन दिस केस मैं सिंपल $100 ले रहा हूँ, तो $100 पे $35 की तो आपको इस इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से टैक्स शील्ड या टैक्स की छूट मिल जाएगी। और फंड इन्वेस्टेड अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या है, इसमें हम क्या कहते हैं कि हम यूज जो करेंगे लेटर भी, फंड्स इन्वेस्टेड क्या होगा, नेट फिक्स्ड एसेट प्लस नेट वर्किंग कैपिटल। और इसका भी हम देखेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के टॉपिक में कि वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, या इसे वो करें कैसे वो करते हैं। इंटरेस्ट बेरिंग डेट प्लस इक्विटी, ऑल इंटरेस्ट और इंटरेस्ट बेरिंग डेट कौन कौन सी होती है, और इक्विटी ऑब्वियसली दैट मीन्स कैपिटल या इशूड शेयर्स वगैरह से जो आप पैसा वो करते हैं। इसमें देखें हम क्या करते हैं, वी विल यूज एन एवरेज ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड या पहले भी जिक्र किया, और उसकी एवरेज देखेंगे। ये आपके पास सिंपल सी एक एग्जांपल है, इसमें देखें यू गॉट रेवेन्यूज ओवर हेयर, एक्सपेंसेस देखें and that would be बिफोर टैक्स कैश फ्लोज जो है आपके, उसके बाद आपने डिप्रिसिएशन ये ली है, और इसे हम क्या कह रहे हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेशन है। यहाँ पे दिए ये, इट्स नॉट दैट हार्ड, सिंपल सी टेक्निक है, आपने सिंपली कोई एक किस्म का ये क्या दिया गया है, दैट इज सॉर्ट ऑफ अ परफॉर्मेंस आपको दिया गया, या ऑलमोस्ट सॉल्व एग्जांपल है इसकी। इसमें देखें आप क्या देख रहे हैं, अकाउंटिंग रिटर्न्स देख रहे हैं, तो इसमें देखें इन्वेस्टमेंट आपने कितनी की, 500,000 यानी कि $500,000 की। इसमें आपके पास ईयर 1 में रिटर्न आपके कितने, बुक वैल्यू कितनी रह जाती है, क्योंकि हमने इसे डिप्रिसिएट कर रहे हैं, ये देखें डिप्रिसिएशन है यहाँ पे, यानी इसे हम 5 ईयर्स में स्ट्रेट लाइन बेसिस पे डिप्रिसिएट करें, तो इस वजह से ये कितनी होगी, 500,000 डिवाइडेड बाय 5, दैट मीन्स हर साल आप कितना डिप्रिसिएट कर रहे हैं इसे, 100,000 इसकी डिप्रिसिएशन है, जो कि थ्रू आउट द पीरियड यानी 5 साल के पीरियड में स्ट्रेट लाइन बेसिस पे वी हैव टेकन दैट रिटर्न। अब देखें बुक वैल्यू क्या होती है, हमेशा ऑलवेज कीप इन माइंड के अकाउंटिंग का बेसिक प्रिंसिपल है कि बुक वैल्यू क्या होती है, वैल्यू ऑफ एसेट्स, वैल्यू ऑफ एसेट या वैल्यू माइनस डिप्रिसिएशन,
और इसमें देखें नेट इनकम से हम इसे क्या करें, कंपेयर करें कि नेट इनकम और इसकी हम परसेंटेज ले रहे हैं कि दैट वुड बी 100,000 डिवाइडेड बाय दिस अमाउंट एंड सो ऑन सो फॉर। इस पे आपके पास ये क्या है, रिटर्न्स ऑन ये। इसमें देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होगा कि इफ़ यू कैलकुलेट दिस तो ये क्या आ जाएगी, दैट मीन्स कि आपके पास क्या होनी चाहिए, बेसिकली यू आर राइट इफ़ यू थिंक कि अगर आप कैलकुलेशन करें तो ये क्या होनी चाहिए, डिवाइडेड बाय 400,000 अगर आप करते हैं तो ये कितनी हो जाएगी, इट्स गोइंग टू बी एक्चुअली 0.25 या 25%। लेकिन यहाँ पे कितनी आ रही, तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग, हमने इसकी क्या एवरेज बुक वैल्यू ली हुई है और उसकी बेसिस पे हम इसे कैलकुलेट करेंगे। देखें एवरेज बुक वैल्यू इसकी कितनी बनती है, 250,000 और काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कितना है, दैट इज, इसमें देखें एवरेज इनकम भी हमने ली हुई है। इसमें देखें एवरेज इनकम कैसे ली हमने, यहाँ पे हो जाते 250,000, यहाँ पे 50,000 फर्दर ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 300,000। तो लास्ट में क्योंकि आउटफ्लो है यहाँ पे 0 होगा तो ये 300,000 ही रहेगी, और लास्ट में क्योंकि माइनस है तो ये कितनी हो जाएगी 250,000 आपकी हो जाएगी। एंड दैट इज योर एवरेज बुक वैल्यू। और इसे हमने क्या किया, एक्चुअली इसे हमने डिवाइड कर दिया 5 से, तो हमारे पास कितना आएगा 50,000। एवरेज बुक वैल्यू को भी इसी तरह ऐड करके डिवाइड करें 5 से, तो आपके पास बुक वैल्यू की भी एवरेज आ जाएगी। इफ़ यू डिवाइड इट तो आपके पास एवरेज रिटर्न कितना आ जाता है, दैट इज 20%। नाउ वी कैन डिस्कस मेरिट्स और डीमेरिट्स इसके क्या हो सकते हैं। अगर मेरिट्स की बात करें तो सबसे पहली चीज़ क्या है, सिंपलिसिटी है इसकी। सिंपल सी बात है, आपने एवरेज ली है इनकम की भी, और आपने किसके लिए, हमने एज वी हैव सीन इन प्रीवियस स्लाइड में, जैसे लेट अस गो बैक, थोड़ा सा हम बैक जाते हैं, इसमें हमने क्या बुक वैल्यू यानी कि एसेट की वैल्यू की और उसकी हमने एवरेज ली और हमने उसे क्या कर दिया, सिंपली डिवाइडेड इट। सिंपल सा प्रोसेस है। और ये क्या होगा, रिपोर्टेड फिगर्स पे है, रिपोर्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट्स पे होगा, तो ये इजीली कैलकुलेट भी हो जाएगा और अंडरस्टैंड करना भी बहुत आसान है। और ये इन्हें दूसरे अकाउंटिंग टेक्निक से भी आप लिंक कर सकते हैं, जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी होगा, रिटर्न ऑन एसेट्स और रिटर्न एनुअल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। डीमेरिट्स क्या है, सबसे पहली चीज़ क्या है, इग्नोर्स प्रोजेक्ट लाइफ। प्रोजेक्ट लाइफ को इग्नोर करती है, ये नहीं हम देख रहे। इफ़ यू वी गो बैक, इसमें देखें प्रोजेक्ट लाइफ कितनी है, दैट इज़ 5 ईयर्स। लेट्स से कि ये तो है 5 ईयर्स है, दैट्स वन थिंग। लेकिन व्हाट इफ द प्रोजेक्ट लाइफ वाज 15 ईयर्स, तो इसमें थोड़ी सी दूसरी कंसिडरेशन क्या आती, वोलेटिलिटी और दूसरी कंसिडरेशंस आ जाती कि हमने प्रोजेक्ट लाइफ की कोई हमने परवाह नहीं की, ये हमारा मेन एम्फसिस नहीं है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी यानी हमने डिस्काउंट नहीं किया। लेट्स से कि अगर आप 5 साल की बात करते हैं, तो अगर मैं कहता हूँ कि 5 साल पहले आपको, या आज लेट्स से कि 2000X3 के अंदर हम रह रहे हैं टुडे, और मैं आपसे 1 मिलियन आपसे कहता हूँ कि आप मुझे $1 मिलियन दे दें, दैट्स फाइन, आप दे देते हैं मुझे। इफ़ यू आर रियली रिच एंड जनरस, आप मुझे लोन कर देते हैं, और मैं 5 ईयर्स बाद इन 2000X8 में आपको यही $1 मिलियन रिटर्न कर देता हूँ, तो उसमें क्या होगा, दैट मीन्स कि यू हैव टू कीप इन माइंड कि विद पैसेज ऑफ टाइम, हम हमेशा फाइनेंस में एक चीज़ होती है कि रियल लाइफ में भी होगा कि आज से 5 साल बाद अगर मैं $1 मिलियन आपसे आज लेता हूँ, 5 साल बाद देता हूँ, तो उससे क्या होगा कि $1 मिलियन की वो वैल्यू नहीं रहेगी। इन्फ्लेशन और दूसरी वजूहत की वजह से, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ टाइम इन्फ्लेशन की वजह से क्या होगी, उसकी वर्थ क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। इस वजह से आप क्या करते हैं, हमने पहले भी कहा कि इसमें डिस्काउंटिंग का या टाइम वैल्यू ऑफ मनी की कोई एडजस्टमेंट नहीं है।
और ये क्या है कि स्पेसिफिक पॉलिसी से मुराद क्या होता है कि डिप्रिसिएशन क्या हो सकती है, आप अगर हाई कर देते हैं तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज या अकाउंटिंग प्रॉफिट का क्या होता है, दे आर सब्जेक्ट टू मैनिपुलेशन। और कंपनी अगर प्रॉफिट्स हाई करना चाहती है तो वो कई चीज़ों को इंक्लूड करेगी इनकम के तौर पे, या इनकम को रियलाइज करेगी जल्दी, एक्सपेंसेस को कम शो करेगी, थिंग लाइक दिस। इसी वजह से क्या है, इट इज़ सब्जेक्टिव टेक्निक और इजी टू मैनिपुलेट किस तरह इजी है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट अगर आपके मैनिपुलेट कर दिए जाए, दैट मीन्स कि एंड रिजल्ट भी मैनिपुलेटेड होगा। और इसमें वैल्यू क्रिएशन की कोई जिक्र नहीं है, ये सिर्फ आपको रिटर्न बताया, ये नहीं बता रही कि एग्जिस्टिंग वैल्यू में कोई एडिशन कर रही है या नहीं। और देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, और इसका कोई स्टैंडर्ड या रूल वगैरह नहीं है। लेट्स कम टू द पे बैक, दूसरी टेक्निक जो है नॉन डिस्काउंटिंग की। इसमें बेसिकली व्हाट इज इट, पे बैक से ही पता लग जाता है, इसके नाम से ही जाहिर है कि कितने अरसे में आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है या जो आपने इन्वेस्ट किया कितने अरसे में पैसा वापस आ जाएगा आपका। मेथड्स क्या है इसका, यानी कि आप क्या करते हैं, इनफ्लोज जो होंगे उन्हें क्या करेंगे, आउटफ्लोज में उस वक्त तक ऐड करेंगे, आउटफ्लो में जब तक आपकी वैल्यू पॉजिटिव नहीं हो जाती। डिसीजन रूल इसका क्या है, 2 और मोर प्रोजेक्ट्स हो तो उसमें आप क्या करेंगे, किसे एक्सेप्ट करेंगे, जो शॉर्टेस्ट पे बैक पीरियड होगा, ये जो जल्दी आपको पे बैक कर देगा। ये क्या होता है, ऑलवेज इट्स वन थिंग इज कि ऑल ऑफ दीज टेक्निक, यार एक चीज़ ध्यान में आप लोगों ने रखनी कि ये जितनी भी टेक्निक्स हम पढ़ेंगे क्या होती है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। इसका ये नहीं है कि दे आर सब्सटीट्यूट ऑफ वन एंड अदर, लेकिन क्या करते हैं हर लेवल में हम स्क्रीन करेंगे। लेट्स से कि आपके पास 5 प्रोजेक्ट हैं तो हर एक की IRR या वो एडवांस लेवल की टेक्निक्स लगाने से वुड बी वेस्टिंग योर टाइम। उससे बेहतर क्या है कि आप स्क्रीनिंग टूल्स के हिसाब से, या वी टेक देम एज स्क्रीनिंग टूल्स, कि अगर लेट्स से कि 5 प्रोजेक्ट हैं उसमें से आपने सिलेक्ट करना है एक प्रोजेक्ट को या 2 को, तो पहले आप क्या करेंगे, उन्हें रैंक करेंगे कि सबसे पहले रिटर्न कौन दे रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट हमें रिटर्न दे रहा है, या इसका रिटर्न के हिसाब से, या हमारा पैसा कितने जल्दी वापस आ जाएगा। तो ये क्या होगा, दैट वुड बी फर्स्ट स्क्रीनिंग टूल। इसका फार्मूला जो है दैट इज पे बैक पीरियड क्या है, इनिशियल आउटले डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लोस। एग्जांपल है जस्ट फॉर पर्पस ऑफ एलैबोरेशन। पे बैक इसका क्या होगा, यस दैट इज 2 million डिवाइडेड बाय 0.5, दैट मीन्स के 4 years। और एक्चुअल में आपके रेवेन्यूज कितने आ रहे हैं, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 7, कितना आ जाता है आपके 3.5 million के आपके रेवेन्यूज आ रहे हैं। लेकिन पे बैक का है, लेट्स सी, यस हियर वी हैव 4 years। इसमें क्या है, नॉर्मल कैश फ्लोज हैं, लेकिन बट अनइवन कैश फ्लोज के लिए क्या होगा, दैट इज ये तो था कि हमने कहा कि हर साल आपके पास 0.5 मिलियन या 5 लाख आता है तो उस सूरत में, लेकिन अक्सर होता है ये कि हर प्रोजेक्ट एक जैसा नहीं होता, ये फिक्स्ड रिटर्न नहीं होते। कई प्रोजेक्ट है उसका हो सकता है पहले साल 1 मिलियन हो, दूसरे साल 0.2 हो, तो उसमें क्या करते हैं हम सिंपली टेबल सा बनाएंगे, उसमें ऐड करते जाएंगे जब तक वैल्यू 0 नहीं हो जाती। जैसे कि हमने कहा कि 0 के वैल्यू 0 कैसे होगी या किस तरह होगी, लेट्स गो टू एन एग्जांपल। ये सिंपल सी एग्जांपल है, ये आपके पास दी हुई है। इसमें देखें आपके पास इनिशियल आउटफ्लोज कितने हैं, दे आर 2000 है, फर्स्ट ईयर में कैश फ्लो 500 है, तो इसमें हमने क्या किए, ऐड कर दिया इसे, तो हमारे पास रिजल्ट 1500 आ गया। देन हमने फर्दर 500 इसके अंदर ऐड किए, तो हमारे पास आउटफ्लो की वैल्यू कितनी रहेगी, -1000 है। इसमें फर्दर ऐड करेंगे ये अमाउंट, तो ये हमारे पास रिजल्ट ये आ जाएगा। इसे देखें तो ये एक किस्म का स्टेप या बिजली की शेप आ जाएगी जनरली, और एंड में हमने इसमें जब ऐड किया इस अमाउंट को, तो ये रिजल्ट क्या आया, दैट इज 0।
और ये जो तो है व्हाट अबाउट दिस, दैट इज वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स। इसमें देखिए इसमें भी 4 इयर्स आ रहा है बेस्ड अपॉन, सिंपल सी एग्जांपल थी फॉर पर्पज ऑफ इलस्ट्रेशन, आपको इलस्ट्रेट करने के लिए दी गई थी। लेकिन नाउ वी गॉट दिस एग्जांपल, इसमें देखें अगर आप तो इसमें क्या है, इसमें देखें एक चीज है, वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स है, लेकिन बिफोर वी गो ऑन टू दैट वी जंप ऑन टू दैट, ये आई जस्ट वांटेड टू इलेबरेट, क्या हम इलेबरेट करें। अगर इसमें देखें इसका पे बैक कितना है, दैट इज गोइंग टू बी, यहाँ पे -80 हो जाएगा, यहाँ पे -50, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्चुअली 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें जब हम ऐड करेंगे दिस अमाउंट। और इसमें अगर आप देखते हैं तो इसका क्या है, यहाँ पे -50 होगा अगर ऐड करेंगे, यहाँ पे -20, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 0। इसमें देखें यू गेट द सेम थिंग, यहाँ पे आपके पास इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन इन 3 प्रोजेक्ट इनमें देखें पे बैक पीरियड सारों का कितना है, दैट इज गोइंग टू बी 3 ईयर, 3 साल है। लेकिन व्हाट अबाउट द 4th ईयर, चौथे साल में क्या इसका रिटर्न कितना है, 60 है, इसका 60, इसका अगर 60,000 देन तो ये टेक्निक क्या हो जाएगी, दैट इज सॉर्ट ऑफ फ्लॉड। इसका सबसे बड़ा फ्लॉ क्या है, दैट्स व्हाई इफ यू गो बैक, यहाँ पे मैंने कहा था कि इन्हें कंसिडर नहीं कर रहे, और यही मसला इसके साथ है कि चौथे साल में क्या होगा, और दूसरी चीज क्या है कि प्रॉब्लम इसके साथ जो मेजर है, मैंने बताया कि जैसे यहाँ पे भी लिखा कि एक तो कंसिडर नहीं कर रहे, हम इग्नोर कर रहे हैं। और दूसरी चीज क्या है, टाइमिंग की अगर बात करें तो ये क्या पहले वाली बात आती है कि अगर आपको पहले साल ये जो 50 इट्स नॉट गोइंग टू बी, इसकी वर्थ ज्यादा होगी या इस 50 की वर्थ ज्यादा होगी। लेट मी चेंज द कलर पेन ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। आपसे मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि किसकी वर्थ ज्यादा होगी। ये क्या है, ईयर 1 में 50 आपको मिल रहे हैं और एक क्या है ईयर 3 में 50 मिल रहे हैं, तो किसकी वर्थ ज्यादा होगी। वेल एक्चुअली यू आर राइट कि किसकी वर्थ ज्यादा होगी, ऑब्वियसली इसकी वर्थ मोर वर्थ क्यों होगी। अगर आप इसे डिस्काउंट करेंगे यू वुड गेट द आइडिया। अगर आप इसे डिस्काउंट करें जो लेटर ऑन डिस्कस करेंगे डिस्काउंटिंग में, तो यू वुड गेट द आइडिया के रीजन इसका क्या है। इसमें देखें जैसे पहले मैंने कहा, और सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या टाइमिंग के साथ इसे आप इग्नोर करें। आप बेस्ड अपॉन दिस अगर आप इस यहाँ तक सिर्फ ये कंसिडर करें, यानी ईयर 3 तक, ईयर 4 को आप अगर इग्नोर करेंगे तो यू डोंट नो कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए। लेट्स से कि आपने उसे भी कंसिडर किया कि पहले जिसका ज़्यादा पैसा आए, तो उसमें बी और सी का भी कंपेरिजन, देयर इज नो कंपेरिजन ऑफ सी विथ एक्चुअली विथ ए और बी। और इसका एक वन ऑफ द मेजर इशू, अनदर इशू वंस अगेन या रिपीटेड प्रॉब्लम क्या है कि देयर इज नो स्टैंडर्ड, कोई इसका स्टैंडर्ड नहीं है, और प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह हम इग्नोर कर देते हैं। नाउ वी आर गोना कम टू द मेरिट्स। लाजमी नहीं है कि जो हमने डिस्कस किया, जैसे अभी डी मेरिट्स डिस्कस किए, उससे तो यही लगेगा, आप जनरली यही सोचते हैं स्टूडेंट के यार ये टेक्निक तो बिल्कुल यूजलेस है। वेल एक्चुअली इसके कुछ मेरिट्स भी है, या इसके क्या है कि इट्स नॉट ऑल डी मेरिट्स। मेरिट्स क्या है इसके, सबसे पहली चीज, सबसे पहला मेरिट क्या है, सिंपल है, इजी टू कैलकुलेट और अंडरस्टैंड, और इट यूजेस कैश फ्लोज रादर देन प्रॉफिट्स। उसकी वजह से क्या होता है, अगर हम कैश फ्लोज यूज करते हैं तो हमने पहले भी कहा कि देयर वेरी फ्यू चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन, या कैश फ्लोज में मैनिपुलेशन के बहुत कम चांसेस होते हैं एज कम्पेयर टू प्रॉफिट्स। और ये क्या होता है, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजीज का क्या है, टेक्नोलॉजीज का यस, लेट मी ऐड वन मोर थिंग, एक चीज ऐड करूँ कि टेक्नोलॉजीज की लाइफ क्या होती है, टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट की लाइफ क्या होती है, शॉर्ट होती है, मोस्ट ऑफ टाइम 3 to 4 years हम कंसिडर करते हैं, उसके बाद टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। अगर आप एग्जांपल लेना चाहें तो जस्ट लुक एट योर मोबाइल। 4 साल पहले को जो मोबाइल था, लेट्स से कि अगर वो 50,000 का लॉन्च हुआ तो अब उसकी वैल्यू दैट वुड बी नॉट मोर देन 5 or 10,000, इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं
क्यों? सिंपल रीज़न क्या है कि उसकी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और ऑब्सोलीट हो जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट से होते हैं, उसमें हम प्रेफरेंस क्या देते हैं कि जितनी जल्दी हमारे पास पैसा, हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट वापस आ जाए उतना बेहतर है। और इसके साथ दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपको नियर फ्यूचर या दूसरे प्रोजेक्ट के लिए भी फंडिंग चाहिए तो दैट मीन्स के लेट्स से कि इफ़ वी गो बैक, जैसे हमने पहले देखा कि आपको 50 किसी और प्रोजेक्ट के लिए फंड चाहिए, तो इसका क्या है, दूसरे साल में आपके पास 50 आ रहे हैं, तो एस्टिमेट आपने किया है, तो इसका क्या मतलब है, आप दूसरे प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट कर सकेंगे। और एक चीज़ जो सबसे अच्छी चीज़ है इस की वो है दिस पॉइंट, टाइम रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क। देखें, जैसे टाइम आपका क्या होगा, टाइम पीरियड या टाइम क्या करते हैं इंक्रीज होगा, तो इसका क्या मतलब है, आपकी वोलेटिलिटी वॉलेटिलिटी ऑफ रिटर्न भी इंक्रीज हो जाता है। उसका रीज़न सिंपल सा होता है, क्या आज दुनिया की जो इकोनॉमिक जनरल रियल लाइफ में क्या होता है कि आपने 5 साल की 10 साल की एस्टिमेशन की, हो सकता है 2-3 साल बाद हालात यकसर तब्दील हो जाए या 5 साल बाद यकसर तब्दील हो जाए। उसकी एग्जांपल आपके पास क्या है कि आपके फाइनेंशियल क्राइसिस आए हैं, जैसे 2007 का है, या इससे पहले एशियन का फाइनेंशियल क्राइसिस था, या इससे पहले जितने भी क्राइसिस आए हैं वो आप देख सकते हैं। डिमेरिट्स क्या होंगे बेसिक पे एक्ट के? Well, actually we have already discussed, if you don't need to worry, if we go back previous उसमें होता है, आप उधर से भी चेक कर सकते हैं। Now we're gonna look at discounted payback। ये कौन सी है? Before we move on, इसमें हम क्या करें, टाइम वैल्यू ऑफ मनी की, TVM की एडजस्टमेंट्स में अब आ जाएंगे। अब जो जितने भी हम टॉपिक्स पढ़ेंगे वो क्या होंगे, लेटर जो जाएंगे, दैट इज गोइंग टू बी टाइम वैल्यू ऑफ मनी की एडजस्टमेंट हम करेंगे। डिस्काउंटेड पे बैक में क्या है, पे बैक पीरियड है सिंपल था, लेकिन उसमें हमने क्या किया है कि वी सिंपली डिस्काउंटिंग इट, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इसे डिस्काउंट कर रहे हैं विद द रिक्वायर्ड डिस्काउंट रेट दैट इज 7%। और डिस्काउंट रेट के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसे क्या करेंगे, लेट्स से कि एक्स है वैल्यू, या इन दिस केस दैट इज 500 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई और आर रेज टू पावर n। इससे हम देखेंगे मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जांपल इन दिस केस 500 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.07 रेज टू पावर 1, और ये आपका आ जाएगा। एंड देन इफ यू रेज टू पावर 2, इस सेकेंड ईयर में इसकी पावर 2 कर देंगे, तो आपकी ये क्या होता जाएगा कि आपके पास रिटर्न आते जाएंगे। और इसमें क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया कि डिस्काउंटेड पे बैक, और इसमें डिफरेंस क्या आ गया कि आपकी कैश फ्लोज की एक्चुअल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज रिड्यूस हो गई, जिसकी वजह से आपका पे बैक पीरियड लंबा हो गया। सो यू डोंट नीड, इतना कोई डिफिकल्ट टेक्निक नहीं है, एज आई मेंशन के ओनली थिंग यू हैव टू डू इज के सिंपली डिस्काउंट रेट या टाइम वैल्यू ऑफ मनी एडजस्टमेंट करनी है, जो भी आपके पास कैश फ्लो से इससे मल्टीप्लाई कर देना इस फैक्टर से। लेकिन प्रॉब्लम हमारी वहीं पे है, इसमें हमने क्या क्या किया है कि हमने वी आर स्टिल इग्नोरिंग कि आफ्टर दी पेबैक या पेबैक पीरियड के बाद, पूरा होने के बाद जो है प्रॉफिट्स हैं या आपके इनफ्लोज हैं, हमने उसे इग्नोर कर दिया। सो दैट इज़ कि आपकी वो जो एक प्रॉब्लम थी दैट इज प्रिसिस्टेंट, या वो प्रिसिस्ट कर रही है। पे बैक रेसिप्रोकल क्या है, दैट इज टेक्निक। इसमें क्या करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय पे बैक पीरियड, इसमें है क्या, एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, समटाइम इट इज अप्रॉक्सीमेट, यानी कि इक्वल टू के तो नहीं कह सकते, लेकिन IRR के आसपास ही आ जाती है। अर्लियर एग्जांपल से ही देखें तो ये क्या होगा, पे बैक रेसिप्रोकल इसका क्या है, दैट इज 25% सिंपल उसमें। और अगर आप वो करते हैं कि इसे हमने क्या करें, 1 डिवाइडेड बाय पे बैक पीरियड है, तो इसमें हमने क्या किया है,
डिस्काउंटेड पे बैक का हमने कैलकुलेट करें तो दे आर गोइंग टू बी, एक में 25% आ रहा है, दैट इज 17.5%। लेकिन व्हाट इज इसका मकसद क्या है? इसका मकसद सिंपल है, इफ यू वांट टू प्रेजेंट करना चाहते हैं डाटा को इन फॉर्म, यानी कि लेट्स से कि आपने चार्ट्स वगैरह के लिए, तो दैट इज रियली बहुत हेल्पफुल होती है। उसके साथ साथ अगर आप किसी को कहते हैं 3 साल पे बैक है, ये है, तो आप दैट बिकम्स रियली, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है कि नॉट एवरीवन अंडरस्टैंड इट, लेकिन परसेंटेज हर एक को पता होती है और आप ये बता सकते हैं कौन सा सुपीरियर है कौन सा इंफीरियर है। यस, देखिए इसमें क्या है कि नाउ हाउ मच, कितना टाइम लगेगा? 3-4 बार। मैं कहता हूँ कि यार इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो हमने पहले भी की थी 500 की है, इसे मैं 4 बार यानी 2000 मैंने रिकवर करने, 4 टाइम्स इसका मैं रिकवर करना चाहता हूँ, तो उसमें मैं किस तरह वो करूँगा? इसमें हमने क्या करना है कि हम सिंपल से रीजन वो क्या करेंगे, लेट्स गो बैक थोड़ा सा इसी को मैंने क्या करना है, इसमें ऐड करता जाऊंगा। लेट्स से इसे को मैं एक्सटेंड करता हूं, मैं कहता हूं यही पैटर्न रिपीट होता है, या सिंपल पे बैक पीरियड में का जो है यस, इसी पैटर्न को रिपीट करवाते हैं, ये आपके पास आता जाएगा और आप क्या करेंगे इसे कि सिंपली इसी चीज़ को एक्सटेंड कर देंगे, यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रादर देन 500 उसे 1000 कर दे या 2000 कर दे, और प्रोजेक्ट को क्या करें 5 साल के बजाय 5 साल या 6 साल लाइफ है उसकी लाइफ 12 साल कर दें, 15 साल कर दें, थिंग लाइक दिस। इट्स नॉट टेक्निकल जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, और रियली इन रियल लाइफ दैट वुड बी, एक्सरसाइज के लिए तो बहुत अच्छा है, रियल लाइफ में दैट इज रियली हार्ड, बहुत कम चांसेस है कि इट्स गोना वर्क आउट द वे यू वांट इट। उसके बाद वी आर गोना कम टू नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू होती क्या है? दैट इज गिवन बाय दिस फार्मूला, ये आपके पास दिया हुआ है। ये है क्या? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, और उसके दरमियान डिफरेंस है कि हम बेसिकली देखते हैं कि इनफ्लो और आउटफ्लो को हम पहले देखेंगे कि हमारे पास इनफ्लो कितना है, और टाइम वैल्यू या हर साल उसकी टाइम वैल्यू के हिसाब से एडजस्टमेंट करेंगे, डिस्काउंट रेट से उसे करेंगे, एडजस्ट करने के बाद हमारे पास नेट वैल्यू कितनी आ जाती है। इसका फ़ायदा क्या है कि फॉर एग्जांपल एनपीवी एक है आपका प्रोजेक्ट है, मैं कह देता हूँ कि वो उसकी एनपीवी 10 आ रही है पॉजिटिव, तो इसका क्या मतलब है, आपकी एग्जिस्टिंग फर्म के अंदर वो कितना वैल्यू ऐड कर रहा है, 10 ऐड कर रहा है। यस, फाइनेंस थ्योरी का एक चीज़ है कि 100% अगर एफिशिएंट मार्केट होगी तो उसके अंदर एक प्रॉब्लम क्या आता है, या होगा रियल, अगर ऑल्दो जिंदगी में वो एग्जिस्ट नहीं करती, एनपीवी ऑफ ईच एसेट वुड बी जीरो, नेट प्रेजेंट वैल्यू है हर एसेट की जीरो होगी। उसका रीज़न क्या है कि आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू में डिफरेंस क्यों आता है? फॉर एग्जांपल आपने 300 आपने इन्वेस्ट किए और आप अर्न कितना कर लेते हैं, 400 अर्न कर लेते हैं। लेट्स से कि उसमें 100 टोटल आपके पास आता है, इसे डिस्काउंट करने के बाद इस पे की वैल्यू 70 रह जाती है, तो वो क्या होगा, ऑब्वियसली आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट भी कितनी करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी 400 ही करेंगे, और अगर 300 आपने इन्वेस्टमेंट की है तो रिटर्न भी कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी 300 एज वेल। तो एनपीवी वुड ऑलवेज बी इक्वल टू 0। और इसका जनरल रूल क्या है, लेट मी टेक इट ऑफ। जनरल रूल क्या है कि एनी प्रोजेक्ट विद पॉजिटिव एनपीवी हमें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बिकॉज दैट मीन्स के वो हमारी वैल्यू में एडिशन करेगा। दैट इज बेसिक एनपीवी के फार्मूलेशन है, ये फार्मूला है कि यह मैकेनिज्म है। इसमें देखें आप क्या कह रहे हैं, 1+R या 1+I, मैंने जैसे पहले कहा था डिस्काउंट है, इसे आप क्या करते जा रहे हैं, इस पे आप इन्हें क्या करते जा रहे हैं, इसे डिस्काउंट करते जा रहे हैं आपके जो भी कैश फ्लोज है, और ये आपके पास एंड में क्या आ जाएगी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट में से, यानी फॉर एग्जांपल इनिशियल इन्वेस्टमेंट 500 है, हर साल आपका कैश फ्लो 100 आ रहा है, 10% डिस्काउंट रेट है, तो ये क्या करेंगे आप,
एक्चुअली इट्स नॉट गोइंग टू बी 100 नहीं होगी इसकी वैल्यू, ये डिस्काउंट के बाद लेट्स से कि 91 आ जाएगी या इधर 80 समथिंग आ जाएगी, थिंग लाइक दिस, और इस टाइम ऐड करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे। अगर पॉजिटिव होगी तो वंस अगेन एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन अदरवाइज रिजेक्ट कर देंगे। ये आपके पास सिंपल सी एग्जांपल है। यस, दैट इज क्वाइट सिंपल। कितना है कि यू वांट टू 1.5 मिलियन और 1500,000 या 15 लाख रुपए आपने क्या करने, ब्लॉक बाय करना चाहते हैं, और 2 साल में आप उसे कितने में बेचना चाहते हैं, 17,50,000 में या 1.75 मिलियन में। नेट इनकम ऑफ ₹70,000 इन ईच 2 ईयर्स। अगर, और ये क्या हो जाएगा, दैट वुड बी योर डिस्काउंट रेट। इसे हम डिस्काउंट रेट क्यों लेंगे कि अगर हमने ये बैंक में इन्वेस्ट किया होता तो हमारे पास कितना रिटर्न आता। दैट इज वन थिंग। ये आपके पास इसकी सोल्यूशन है। इसमें देखें इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये क्या है, T1 टाइम, यानी कि टाइम पीरियड 1 में इसका क्या है, रेंटल इनकम आपकी 70,000 है पहले साल और दूसरे साल। सेल अगर आप करते हैं दैट इज गोइंग टू बी, ये आपके पास आ जाता है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स वंस अगेन कैसे कैलकुलेट होते हैं, यूजिंग द फार्मूला 1 + r⁻n, जो भी है उसकी बेसिस पे अगर आप इसमें वैल्यू 1 डालेंगे और इधर 2 कर देंगे, यू विल गेट द आइडिया। और इसे हमने क्या किया, सिंपली वी हैव मल्टीप्लाइड दिस, इन दो को मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास इनकम आ जाती है। तो इसमें देखें तो आपके पास एक्चुअली आती कितनी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू इसकी कितनी है, 67,685, जबकि एक्चुअल में अगर आप इन्हें ऐड करें दैट इज गोइंग टू 140,000। ये दोनों इनकम है, प्लस इसमें प्रोसीड्स थी आपकी, दैट वाज के 2.5 लाख आपके पास प्रॉफिट आ रहा था। वाई शुड वी यूज एनपीवी, या एनपीवी यूज क्यों करनी चाहिए? शेयर होल्डर्स वेल्थ को मैक्सिमाइज क्यों करती है? अगर आप एक हम नोशन लेते हैं, या हम थ्योरेटिकली स्पीकिंग, लेट मी पुट इट ओवर हियर, वैल्यू ऑफ फर्म किसके बराबर होगी? यानी कि हम कहते हैं कि नोशन ये लेंगे कि वैल्यू ऑफ कंपनी क्या होगी, दैट वुड बी इक्वल टू सबमिशन या सम ऑफ पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट। यानी कि एक कंपनी के 5 प्रोजेक्ट हैं, 5 की पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू को अगर ऐड करेंगे तो वो क्या होगी, कंपनी की वैल्यू हो जाएगी। ना इसमें देखें अगर आप छठा प्रोजेक्ट लेते हैं, लेट्स से कि वो 5 प्रोजेक्ट की वैल्यू जो है 500 आती है, 100 ईच में ले लेता हूँ। आप छठा प्रोजेक्ट लेते हैं उसकी वैल्यू 50 है, दैट मीन्स कि वो कितना हो जाता है, आपकी टोटल 550 हो जाती है। और लेट्स से इसके अगर 100 शेयर्स हैं, प्रीवियसली 100 से इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा, आप वो 5.5, यानी कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ क्या हो रही है, क्योंकि कंपनी की वेल्थ, कंपनी की वर्थ बढ़ रही है, यानी कि कंपनी की वैल्यू बढ़ रही है, तो शेयर होल्डर्स जिनके पास शेयर होंगे उनकी भी वेल्थ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये पॉइंट जो कि हमने डिस्कस किया है। एनपीवी क्या करती है, मेजर कर रही है आपकी इंक्रीज इन वेल्थ। जैसे इधर एग्जांपल में हमने देखा है कि आपकी पहले 500 थी वेल्थ, और लेट से कि मैं कहता हूँ 100 शेयर्स थे, दैट मीन्स कि एक शेयर की वैल्यू कितनी थी, 5 थी, लेकिन अब वो कितने हो गए, 550 हो गई है, और शेयर्स आपके 100 ही है, तो आपकी क्या होगी, 5.50। तो ये 0.50 क्या है, दैट वुड बी योर इंक्रीज इन वेल्थ। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी तो वंस अगेन शेयर होल्डर्स की उसकी भी वैल्यू बढ़ती जाएगी, या उनकी वेल्थ भी मैक्सिमाइज होगी। इसमें देखें
इसमें क्या है कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ट्रेड ऑफ है। फॉर एग्जांपल 5 साल का प्रोजेक्ट है, उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू 500 है, 10 साल का उसकी 200 है। तो यू कैन सी इजीली के ट्रेड ऑफ भी देख लेते हैं। दूसरा, टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिंपली बिकॉज अगर एक कैश फ्लो पहले साल में, दूसरा तीसरे साल में अगर उनके अनइवन भी होते हैं तो हमें कोई इतनी उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से या उसकी एडजस्टमेंट करते रहते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, डिस्काउंट रेट से एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू रिस्क। फॉर एग्जांपल अगर 10 साल का प्रोजेक्ट है तो उसका डिस्काउंट रेट हम ज़्यादा ले लेंगे या बेस्ड अपॉन दी सिचुएशन, और हर प्रोजेक्ट का हमने डिस्काउंट रेट सिमिलर नहीं रखना होता, हम यूजुअली उसे डिफरेंट वो करते हैं। और ये क्या, वेल्थ की क्रिएशन या उसकी वंस अगेन स्ट्रेस कर रहे हैं हम उसी पॉइंट पे, और प्रीवियसली हमने ये एक्सप्लेन भी कर दिया है। एंड इसके साथ साथ ये सारी इंफॉर्मेशन किस तरह इनकॉर्पोरेट करती है। फॉर एग्जांपल टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज, जैसे मैंने कहा डिस्काउंट रेट, और दूसरी चीज़ क्या है कि आपके पास और क्या डिटेल्स। फॉर डिटेल बेसिकली ये हम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कि टाइमिंग क्या है और कैश फ्लोज किस टाइम अकर कर रहे हैं। और अगर हमें एनपीवी का पता हो लेटर ऑन जो वैल्यूएशन का में जब हम जाएंगे, ये वैल्यू ऑफ कंपनी अगर डिटरमिन करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से इफ यू आर श्योर अबाउट कि उसकी क्या आएगी नेट प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर में क्या होगी, उसकी बेसिस पे इट बिकम्स ईजी कि हम उसे क्या कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5 वही प्रोजेक्ट हैं, उनकी नेक्स्ट ईयर में हमने कहा कि नेट प्रेजेंट वैल्यू उनके प्रोजेक्ट की कितनी होगी, उस हिसाब से हम देखते जाएंगे कि फ्यूचर में इनकी क्या हो जाएगी या कंपनी की वैल्यू क्या होती रहेगी, चेंज होगी, अप होगी या डाउन होगी। हम इसे कंपोनेंट्स में ब्रेकअप कर सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग या डिटेल में जाने के लिए, और वेरियस कंपोनेंट्स को अलग-अलग भी टोटल करके इसकी वैल्यू या बिजनेस प्रपोजल की वैल्यू वगैरह को वो कर सकते हैं डिटरमिन। शॉर्ट कमिंग्स इसकी क्या है, वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम विद एनपीवी इज कि इट्स नॉट दी एनपीवी टेक्निक इतनी बुरी नहीं है, इसकी इम्प्लीकेशन लेट्स से कि अगर आपने डिस्काउंट रेट गलत लगा दिया है उसमें क्या होगी, उसमें इसकी वैल्यू का डिस्टॉर्शन आ जाएगी। और क्या है, कैश फ्लोज की एस्टिमेशन आपकी ठीक ना हो, और अगर दो कंपेयर कर रहे हो यानी कि डू शॉर्ट, नेक्स्ट उसमें इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स में हम इस पॉइंट को देखेंगे, अनइक्वल लाइफ वगैरह को कैसे आप कंपेयर कर सकते हैं, और उसके साथ साथ दैट इज़ रियली टाइम कंज्यूमिंग। सो वी आर गोना एंड दिस लेक्चर ऑन दिस नोट के हमने अभी जो देखा है कि हमने क्या किया है, वी हैव जस्ट गिवन आई हैव गिवन यू ओवरव्यू हमने देखा कि फ्यूचर में कोर्स में क्या कुछ होगा। उसके साथ साथ टुडे हमने बेसिक लेवल की डेफिनेशंस भी डिस्कस किए। उसके साथ हमने जो टेक्निक्स थी, बेसिक टेक्निक्स कौन कौन सी हम यूटिलाइज करते हैं, जैसे नेट प्रेजेंट वैल्यू वगैरह थी, इससे पहले डिस्काउंटिंग और नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स हमने डिस्कस की है। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी कैन टेक दिस नेट प्रेजेंट वैल्यू के इशू का फॉर वी आर गोना टेक इट फर्दर एंड वी आर गोना डिस्कस इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एज वेल। इसके साथ हम फ्यूचर टॉपिक्स में वो डिस्कस करेंगे। उसके साथ इनके मेरिट्स, डीमेरिट्स और हाउ डू यू अप्लाई इट विद प्रोजेक्ट्स विद अनइक्वल लाइफ, यानी कि वो उन प्रोजेक्ट्स पे कैसे आप कंपेयर करेंगे या उनके लिए यूटिलाइज करेंगे जिनकी लाइफ इक्वल ना हो। फॉर एग्जांपल 2 प्रोजेक्ट्स है 3 साल के, दैट बिकम्स रियली इजी कि एक की नेट प्रेजेंट वैल्यू 500 है, दूसरे की 300, दैट बिकम्स स्ट्रेट फॉरवर्ड सा डिसीजन होता है कि मैक्सिमम जिसकी एनपीवी है हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन व्हाट इफ गॉट 2 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स या उनकी लेंथ या लाइफ में कोई डिफरेंस हो, हाउ वी कैन डू इट, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट few lectures में we're going to discuss that. So that's it from me. Hopefully this lecture has added to your knowledge, existing knowledge में काफ़ी addition हुई होगी। So inshallah until next time, take care of yourself. Allah Hafiz.